अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पॉलिटिकल इस्लाम क्या है, तकिया क्या है, ये मेरा आज का टॉपिक है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, इनका तरीका है वारदात, कि ये किस तरह वारदात डालते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ये आगे बढ़ता है। और यकीन माने ये तरीका है वारदात 1400 साल से एक ही वारदात का तरीका है। बिल्कुल एक ही तरीके पे, एक ही पैटर्न पे चलते हैं और उसी पैटर्न पे चलते हुए इन्होंने सीरिया, ईरान, इराक, पता नहीं कितने देश को मुसलमान किया। इंडिया में आज की हिसाब से 60-70 करोड़ मुसलमान बना दिए। इसका तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ज़रा आपको बता दूं कि आज यूरोप का, अमेरिका का क्या हाल है। ये देखें, ये लंदन है। मतलब कोई सोच सकता है लंदन आज से 70-80 साल पहले सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था। आधी से ज़्यादा दुनिया इस लंदन की कॉलोनी थी। और आज इस लंदन में देखें आप, लाखों मुसलमान सड़कों पे निकलते हैं और किस तरह वो करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन माने, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा है सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्ला खान, पाकिस्तान का। वो कहता है अब दुनिया को पता चला कि हिटलर ने जो किया वो क्यों किया, यानी हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा। तो मैं इस सेनेटर अफनान को कहूँगा कि आज दुनिया को भी पता चल गया कि इस्लाम को शुरू में ही ख़त्म ना कर देने का नतीजा आज दुनिया देख ले। पूरी दुनिया में अगर कहीं नफ़रत वाली पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की वजह से। ना क्रिश्चियनिटी, ना जुडाइज़म, ना हिंदुइज़म, ना सिखिज़म, ना जैनिज़म, ना बुद्धिज़्म, ना पर्शियन वो, ना चाइनीज़ और दूसरे ट्राइबल अफ्रीका के रिलीजन्स हैं। कोई भी दूसरे से नफ़रत नहीं सिखाता सिवाय इस्लाम के। और इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल इस्लाम। अजीज़ दोस्तों, दागिस्तान रशिया की एक रियासत है और जब सोवियत यूनियन टूटा था तो चेचनिया और दागिस्तान ने भी आज़ादी मांगी थी और इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थीं, टेररिज्म किया था और आफ्टर ऑल सरेंडर कर दिया था। इनको लिमिटेड लिबर्टी दी हुई है रशिया ने। इसका नतीजा रशिया ने देख लिया। दागिस्तान के एयरपोर्ट पे पता चला कि एक फ़्लाइट आई है इजराइल से, तो सारे मुसलमान एयरपोर्ट में घुस गए, फ़्लाइट तक पहुंच गए, कब्ज़ा कर लिए पूरे एयरपोर्ट पे और एक एक आदमी को ढूंढ के देख रहे थे कि कौन इनमें से यहूदी है, ताकि उसके टुकड़े टुकड़े कर दे उधर ही। यही चीज़ अगर यूरोप और अमेरिका के एयरपोर्टों पे शुरू हो जाएगी तो, और ये होगी, क्योंकि इस नतीजे पे ये लेके आए हैं सिचुएशन को। अजीज़ दोस्तों, ये जो अपने जहाँ पे मेजॉरिटी में होते हैं वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के साथ जो हाल करते हैं ना, इनके साथ अगर ये हाल होना शुरू हो जाए ना तो इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और इसके लिए अब आगे बढ़ना होगा। अजीज़ दोस्तों, पहले ज़रा मैं आपके साथ ये 1 मिनट 22 सेकंड की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपकी खिड़कियाँ खोल देगा दिमाग की। सुनिए। Fun little detail that I've noticed ever since I started watching all the protests all over the world, pro-Israel or against Israel, which now we know it's pro-Jews and against Jews. Don't even try to hide it. I've noticed that whenever Jews are doing a rally to support Israel, the flag, the Israeli flag, is always intertwined with the flag of the country of origin that they're protesting from. Like it's always like American flag and Israeli flag, a French flag and Israeli flag, an Indian flag and Israeli flag. Why? Because even though they support Israel, they are very proud of where they live now. They are very proud. They are have a very strong sense of nationality of the country that they are now. Now look at the pro-Palestinian protests. Only a Palestinian flag, never the flag of country of origin. And if they get one, they burn it. Just like they did in France, they did in the US. They burn the flags of the countries that gave them shelter. What are they saying? What are they saying? Listen to what they say. They don't want to coexist. Muslim armies reunite. What does that mean? So the rest of the world, you want to just look away? Do that.
we cannot afford that in Israel. We won't look away. When our enemies tell us we want to kill you all, we listen. So you take care of your country and we'll take care of ours. God bless you all. Peace. अजीज दोस्तों, देख लिया आपने, तुर्की में जब जमा होते हैं फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ज़्यादा झंडे तुर्की के होते हैं, फ़लस्तीन के कुछ झंडे होते हैं। पाकिस्तान में होता है तो जलसों में, जुलूसों में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे होते हैं, इस पैलेस्टाइन के झंडे होते हैं। जहाँ भी होता है, ईरान में हो तो ईरान के झंडे होते हैं। लेकिन सबसे बड़े प्रोटेस्ट अमेरिका, यूरोप में हो रहे हैं, ये लंदन में करते हैं। एक भी यूके का झंडा क्यों नहीं उठाते? ये फ्रांस में रहते हैं, फ्रांस में प्रोटेस्ट करते हैं तो फ्रांस का झंडा जलाते हैं, उठाते नहीं हैं। इसलिए कि ये जब तक मुस्लिम नहीं हो जाएगा देश, तब तक उसको अपना देश नहीं मानते। भारत के जो पैलेस्टाइन के जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो खुल के कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते भारत को। ये कह रहा है ना अब्दुल्ला जुबैर कि जिहाद जारी रहेगा, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ, एथेइस्ट के खिलाफ, जब तक कि तुम लोगों को मार ना दें। तुम्हारा सेक्युलरिज्म हमारी आइडियोलॉजी को नहीं चेंज कर सकता। कुरान इजाज़त ही नहीं देता हमें नॉन मुस्लिम्स को छोड़ने की। अजीज़ दोस्तों, इसकी बुनियाद शुरू होती है हिजरा, माइग्रेशन, जो हम नतीजा आज देख रहे हैं यूरोप अमेरिका में। ये CSP है, एक थिंक टैंक है, इनकी रिपोर्ट है, अमेरिका के बॉर्डर माइग्रेशन और हिजरा ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक पूरा तज्जिया दिया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके हाइलाइट्स हैं कि इस्लामिक जिहादिस कंट्री में स्मगल करो और फिर ये सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम इस्लामिक डॉक्ट्राइन का पार्ट है और नॉन मुस्लिम्स यानी काफिरों को ये असर पहुंचाता है। जिहादिस 1400 साल से इसी आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं, जो कुरान, हदीस, मोहम्मद की लाइफ, सीरा, बायोग्राफी। मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स ने मक्का से जो मदीना हिजरत की थी, उसी पैटर्न पर आज तक काम कर रहे हैं। मोहम्मद ने मदीना में पॉलिटिकल इस्लाम बनाया था और एक इस्लामिक चार्टर ऑफ मदीना इम्पोज किया था। माइग्रेशन के साथ जिहादीज अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं और उस मुल्क की बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, और फिर जिहाद शुरू करते हैं अल्लाह का पैगाम इम्पोज करने के लिए पूरी लाइफ सिस्टम में, जब तक कि वो अल्लाह के आगे सर ना झुका दें। अमेरिका के सदर्न बॉर्डर यानी मेक्सिको के बॉर्डर पे एक काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स कमज़ोर पड़ती जा रही हैं और नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की ख़तरे में है। अमेरिका के कस्टम और बॉर्डर कंट्रोल ने 74,904 इलीगल माइग्रेंट्स को पोटेंशियली पोइजिंंग रिस्क नेशनल सिक्योरिटी के लिए अक्टूबर 2022 से अगस्त 2023 तक। इस्लामिक जिहादिस्ट ये स्मगल होते हैं अमेरिका में और फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुश्किल बन जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे ख़तरा बनते जा रहे हैं, वो बड़ी बात यह है कि इलीगल भी नहीं है। वो 65 अफ़गानियों को रेफ्यूजी स्टेटस दिया था 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि वो टेरर रिस्क हैं। 2023 के शुरू में एक उज़्बेकिस्तान के ग्रुप ने अजाइलम की रिक्वेस्ट की थी मैक्सिकन बॉर्डर पे। होमलैंड सिक्योरिटी ने इनको अमेरिका में जाने दिया और कहा कि जब तक इनका फैसला नहीं आता अमेरिका में रहो। अब होमलैंड सिक्योरिटी फील करती है कि ये पोटेंशियल रिस्क हैं अमेरिका के लिए और उनको पता ही नहीं कि वो उज़्बेक कहाँ गायब हो गए। अजीज़ दोस्तों, इस रिपोर्ट में आगे लिखता है कि उज़्बेक है ना, वो बहुत ख़तरनाक जिहादी हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ के उज़्बेकिस्तान से आते हैं और इन्होंने सीरियस क्राइम किए भी हैं।
2017 में एक 29 साल का उज़्बेक माइग्रेंट एक ट्रक लेके न्यूयॉर्क में लोगों के ऊपर चढ़ गया, 8 आदमी मार दिए, कई जख्मी कर दिए। एक और उज़्बेक माइग्रेंट ने प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मारने की कोशिश की थी, अरेस्ट हो गया और 2015 में उसको सज़ा भी हुई। टॉड ब्रेंसनमैन सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज़ ने रिपोर्ट किया है कि तिजुआना मैक्सिको में, जो कि अमेरिका के बॉर्डर से कुछ फासलों पे है, थोड़े से ही फासले पे, वहाँ पे एक माइग्रेंट शेल्टर बनाया गया है, इस्लामिक माइग्रेंट शेल्टर। और जो पहली चीज़ वहाँ बनाई गई है वो मस्जिद है, और उस मस्जिद में फिर उसकी नीड्स के लिए एक मुल्ला, एक रिलीजियस एजुकेशन के लिए टीचर, इस्लामिक हलाल फूड, आदमी औरत के लिए अलग अलग रहने की जगह, एक रात रुकें या ज़्यादा रुकें, ये इनका शेल्टर बन गया है उधर। रोज़ाना वहाँ पे पूरी इस्लामिक दुनिया से माइग्रेंट्स स्मगल किए जा रहे हैं। यमन, सीरिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, लेबनान, इजिप्ट, मोरक्को, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया और मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों से वहाँ पे लोग आते हैं। अब ये स्टडी कर रहे हैं कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स ने मदीना में नई ज़िंदगी शुरू की। पहला काम उन्होंने किया, मदीना में एक मस्जिद बनाई। वहाँ पे कम्युनिटी रिलीजियस प्रैक्टिस भी होती थी, एजुकेशन भी दी जाती थी, पॉलिटिकल वार स्ट्रेटेजी वहाँ पे बनती थी, वहाँ पे हथियार जमा किए जाते थे, और उसके साथ ही मोहम्मद की फैमिली के रहने के लिए घर भी बनाया गया। मोहम्मद एक पॉलिटिकल फिगर था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर ऑफ मदीना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स और मदीना में रहने वाले यहूदी ट्राइब्स या बुत परस्त आइडल वर्शिपर्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन मदीना का जो बनाया गया था, वो लॉ ऑफ गवर्नेंस जो था वो टोटल मोहम्मद को पावर दी गई थी और नॉन मुस्लिम्स को मोहम्मद के अंडर में किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना में कहा गया था कि मुस्लिम्स एक कम्युनिटी है, यानी उम्मा है, और बाकी सब नॉन उम्मा है। मुसलमान सिर्फ मुसलमान का दोस्त हो सकता, काफिर यानी नॉन मुस्लिम्स का दोस्त नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल इस्लाम अरब ट्राइबल सिस्टम के भी खिलाफ था। अरब ट्राइबल सिस्टम खून का रिश्ता मानता था कि आपस में अरब एक दूसरे के दोस्त रिश्तेदार हैं, इसलिए एक दूसरे से लड़ने की बात नहीं करते थे। मोहम्मद ने उम्मा और नॉन उम्मा के ऊपर पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। अजीज दोस्तों, मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स को ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा भी चाहिए था। जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता कि अरब में और कुछ होता नहीं था, तो इनको ज़िंदगी कमाने के लिए जिहाद करना था। तो इन लोगों ने जिहाद करना शुरू किया और ये गुज़रते हुए काफ़िलों को लूटते थे, तिजारती काफ़िलों को लूटते थे। ये दूसरे कबीलों पे हमला करके उनको मारते थे, कुछ लोगों को ग़ुलाम बनाते थे, उनकी औरतों को ग़ुलाम बनाते थे, उनके जानवरों को और उनकी चीज़ों को कब्ज़े में ले लेते थे। मोहम्मद को 5वां हिस्सा मिलता था, बाकी ये आपस में बांट लेते थे। और ऐसी कई कामयाब रेड्स की इन्होंने, मुख्तलिफ़ कबीलों पे, मुख्तलिफ़ काफ़िलों पे हमले किए और फिर मक्का फ़तह किया। और मक्का जो कि जिसके अंदर काबा था और काबा में बुत होते थे और काबा में हर मज़हब के मानने वाले जाते थे, उसको अल्लाह का घर बना दिया और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बन गया। और जब मोहम्मद गुज़र गए तो पूरा अरब इस्लाम के अंडर में आ चुका था। मोहम्मद का माइग्रेशन का प्रोसेस ये था कि पहले किसी भी इलाके से, किसी भी इलाके में, किसी भी मुल्क में थोड़े से लोग भेजे जाते थे। वो वहाँ जाकर सोशल सिस्टम को समझते थे, उनकी कमज़ोरियों को समझते थे और अच्छे अखलाक से रहते थे, बिल्कुल सबमिशन में, बिल्कुल तरीके से। इसके लिए आप मिसाल ले लें केरला।
पहली इस्लामिक मस्जिद बनी थी केरला में, या सिंध जहाँ राजा दाहिर के पास एक छोटा सा काफिला आके पना ली, मासूम बन के रहे। केरला में बिजनेसमैन अरब आते थे शिप में बैठ के, किश्तियों में बैठ के, और वहाँ पे उन्होंने राजा को इतना खुश कर दिया कि राजा ने इनको मस्जिद भी बना दी, सब कुछ हुआ। आस्ते आस्ते तादाद बढ़ती गई और फिर पूरा हिंदुस्तान मुसलमान कब्जे में आ गया ना। ये इनका तरीकाकार होता है और हर जगह यही किया। पहली हिजरत कहते हैं मक्का से मदीना हुई, ये गलत है। पहली हिजरत मक्का से हबशा हुई थी। जब मक्का में इनका गुजारा ख़त्म हो गया था तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ मुसलमानों को कहा था कि हबशा चले जाएं। हबशा में नजाशी बादशाह होता था, क्रिश्चियन था। वहाँ पे जाके इन्होंने पनाह ली और बड़े मासूम तरीके से रहे, लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी और कुछ नज़र नहीं आया और वो मजबूत थे। हबशा उस वक्त, आजकल हबशा इधर होता है मोरक्को में, लेकिन वो जो हबशा गए थे वो इथोपिया में है। तो क्रिश्चियनिटी की स्ट्रॉन्ग सल्तनत थी वहाँ पे, तो वो वापस आ गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा यहाँ तो गुजारा नहीं है, आस्ते आस्ते बढ़ते हैं। तो फिर मदीना गए और सबसे पहला काम जहाँ जाते हैं मस्जिद बनाते हैं, जैसे केरला में बनाई। फिर अपने इखलाक से आगे पीछे, तब नफरत नहीं दिखाएंगे। फिर जब देखेंगे कि अब मुसलमानों की एक वो बन गई है, और फिर हर कंट्री में जाके वहाँ के जो सोशली नेग्लेक्टेड सेगमेंट होता है ना पीपल का, लोगों का, उसको टारगेट बनाते हैं और आस्ते आस्ते तबलीग से मुसलमान करते हैं। और फिर जब देखते हैं कि अब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो हमला करके जिहाद करते हैं। हिजरा ये मुसलमानों का पहला कदम होता है उस मुल्क को कब्जा करने का। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है अजीज़ दोस्तों, लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट आप में से अगर किसी को चाहिए तो मैं भेजूंगा, मुझे ईमेल कीजिएगा। और 1400 साल से ये रिपोर्ट कहती है कि यही इनका सिस्टम है, यही तरीके पे ये अमल करते हैं, और इन्होंने कई मुल्कों पे कब्ज़ा करके पूरा इस्लामाइज्ड कर दिया उस कंट्री को। और लेटेस्ट इसका है लेबनान, जहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे आज से 25-30 साल 40 साल पहले तक, और आज वो बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी में है। और इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो हथियार और आर्मी का ज़ख़ीरा है वो लेबनान में हिज़्बुल्लाह के पास है। इन्होंने पूरे कंट्री को होस्टेज बना दिया है, जबकि 75 तक जब से बैरूत की सिविल वार शुरू हुई, बैरूत वॉज पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। ये दुबई, शारजा, जद्दा, रियाद, कुवैत, कतर कुछ नहीं था। बैरूत पूरी दुनिया आती थी। लेकिन आज आप बैरूत का हाल देख लें। मस्जिद बनाओ, उसके चारों तरफ रहना शुरू करो, 5 टाइम वहाँ पे नमाज पढ़ो, इस्लामिक कारोबार शुरू करो, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, अपनी यूनिटी बढ़ाओ। मस्जिद में 5 टाइम नमाज के पहले और नमाज के बाद एक खुतबा दिया जाता है जिसमें स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं और काफर सोसाइटी में घुसते हैं उनको तबलीग करने के लिए, उनको समझाने के लिए, और फिर अपना हलाल फूड लेके आते हैं, फिर अपना सिस्टम आगे आगे बढ़ाते हैं। और इस हद तक बढ़ाते हैं कि फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में घुसते हैं, मेयर बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, और फिर सरकारी स्कूलों में हलाल मीट, इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये सब, और इस्लामिक नमाज, रोज़ा सरकारी स्कूलों में, सरकारी इंस्टीट्यूशंस में इम्पोज किया जाता है। जैसे भारत में तकरीबन हर जगह हलाल फूड पहुंचाई जाती है, नमाजें पढ़ी जाती हैं सरकारी तौर पे, और जहां नहीं कर सकते वहां सड़कों पे फिर पढ़ना शुरू करते हैं जब एक कंसिडरेबल इनकी स्ट्रेंथ हो जाती है। अजीज़ दोस्तों, पूरी रिपोर्ट मैं चैलेंज करता हूँ, गाली ब्रिगेड होती है ना जो गालियाँ देते हैं कि तुम ये तो तुम वो, मैं चैलेंज करता हूँ इसमें से एक झूठ पकड़ के दिखा दें। यही चीज़ नहीं हो रही हर जगह, यही चीज़ होती है। ये कुत्ते के बच्चे हमास के, उसको क्या मसला था इंडिया से,
कि केरला में तकरीर करता है और अप्रूट बुलडोजर हिंदुत्व एंड अपार्टाइड जायोनिज्म, सबसे बड़ा अपार्टाइड इस्लाम के अंदर होता है। ये मैंने बता दिया कि इस्लाम पहली एजुकेशन में, ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लें और मेरी पुरानी वीडियोस देख लें। मैं हमेशा आपको बताता था कि पहला सबक हमें ये बचपन में सिखाया जाता है कि तुम मुसलमान हो, बाकी सब काफिर हैं, गलत हैं, तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं, तुम्हारे बराबर नहीं है। और ये आज तक होता रहा है। ये एक हरामी अरबगान कहता है कि तुर्किश नेशन दुनिया की वाहिद नेशन है जिसने कभी रेसिज्म नहीं किया हिस्ट्री में। अबे तुम अभी भी कर रहे हो, कुर्दों के साथ क्या कर रहे हो? तुम अभी भी कर रहे हो, सीरिया में जाके बमबारी करते हो। आर्मेनियन जेनोसाइड तुमने किया है। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वाज ऑटोमन एम्पायर। यूरोप पे कहां कहां हमले नहीं किए। आज ईस्ट यूरोप में कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया जो मुस्लिम देश हैं, वो तुम्हारे ऑटोमन एम्पायर के जुल्म और जबर की निशानियां हैं। तुम आज भी सबसे बड़ी नफरत की घड़ी हो पूरी दुनिया में। अजीज दोस्तों, में और बहुत कुछ है मेरे पास इस टॉपिक पे, लेकिन यह है कि मैं समझता हूं कि तकिया से बचें। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं तकिया क्या है। ये तस्वीर दिखा दें, दिस इज तकिया। मुंह मीठा पेट खोटा, ये हमारे गुजराती की एक कहावत है कि मुंह पे मीठा मीठा और हाथ में छुरा। इन्होंने मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहावत बनाई है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। यानी ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, क्योंकि राम राम तो हिंदू बोलता है, देख लें। जबकि बगल में छुरी इनके होती है और मुंह पे अल्लाह अल्लाह होता है। तो उस कहावत को आइंदा जो भी हिंदू बोले तो बगल में छुरी मुंह पे अल्लाह अकबर, ये कहावत कहा करें। अजीज दोस्तों, मैं बहुत कुछ, मेरे पास इस टॉपिक पे बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। एक और चीज़ मैं कहूँ कि ये जितने मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज हैं ना, इनमें लेफ्ट का इकोसिस्टम अलाउड नहीं है काम करना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन जब ये पाकिस्तान में आके इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई तो इनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, भगा दिया गया। ग्लेरिंग एग्जाम्पल, शायर लुधियानवी गए थे पाकिस्तान, कुछ ही दिनों में रो धो के वापस आ गए, क्योंकि ये जो शायर लोग होते हैं ये कम्युनिस्ट माइंडसेट के होते हैं, जैसे जावेद अख्तर और ये और वो। लेकिन माइनॉरिटी में जहाँ होते हैं ना, वहाँ लेफ्ट के इकोसिस्टम के साथ मिल के काम करते हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।